नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्राम की ऑनलाइन और लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस स्पेशल साइंस क्लासेस के अंदर। तो पार्ट 2 पाचन तंत्र का, कल हमने पाचन तंत्र में दांतों के बारे में चर्चा की थी, उससे आगे की बात आज करेंगे। तो राजस्थान पुलिस जो जनरल साइंस वाला पार्ट है जिसको कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, जिसमें से पाचन तंत्र का पार्ट 2 की बात आज करते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर और जो पाचन तंत्र होता है इसका शुरुआती अंग यानी पाचन तंत्र का सर्वप्रथम जो कार्य होता है, पाचन तंत्र की पहली क्रिया होती है वो अपनी मुख गुहा से प्रारंभ होती है। और मुख गुहा के अंदर सबसे पहले आपके होंठ आते हैं। क्या आते हैं? होंठ आते हैं। होंठों के बाद में आपके दांत आते हैं। दोनों की चर्चा कल वाले वीडियो में हमने कर ली थी, उससे आगे की बात करते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं जिह्वा। जिह्वा के बाद में आती है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों के बाद में अंतिम हिस्सा आता आपका यवला। कौन सा? यवला। तो आज हम बात करेंगे जिह्वा के बारे में, हमारी जो जीभ होती है उसके बारे में। तो जिह्वा लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जिह्वा, या बोल दो जीभ। ठीक है। जिह्वा मांसपेशियों की बनी होती है, यानी मांसल अंग है। जिह्वा मांसपेशियों की बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मांसले अंग। ठीक है। जिह्वा का मुख्य कार्य भोजन के स्वाद को ग्रहण करना। मुख्य कार्य भोजन के स्वाद को ग्रहण करना। तो जिह्वा का देखो पहला काम यही है कि भोजन के स्वाद को ग्रहण करना। अब ये भोजन के स्वाद को ग्रहण करने के लिए हमारी जिह्वा में कुछ दाने दाने जैसी संरचना बनी होती है। हमारी जिह्वा के अंदर, जैसे हमारी ये जिह्वा है, इस जिह्वा के अंदर कुछ दाने नुमा संरचना होती है। ये दाने नुमा जो संरचना होती है इसको स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। जिह्वा के अंदर जो स्वाद कलिकाएं होती है, इन स्वाद कलिकाओं को, ठीक है, स्वाद कलिकाएं, ये जो दाने नुमा संरचना होती है इनको बोला जाता है स्वाद कलिकाएं। और जब व्यक्ति स्वाद की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ, ये स्वाद कलिकाएं क्या करती है, किसी भी पदार्थ या वस्तु होता है उसके स्वाद को उद्दीपनों केवल तरल अवस्था में ग्रहण करती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं वस्तु के स्वाद को, वस्तु के स्वाद को, स्वाद कलिकाएं वस्तु के स्वाद के उद्दीपनों को केवल तरल अवस्था में ही ग्रहण करती है। तरल अवस्था में ही ग्रहण करती है। तरल अवस्था में ही ग्रहण करती है। अब देखो स्वाद कलिकाओं की अगर बात करें तो एक पुरुष सदस्य में स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 10,000 होती है, और एक महिला में स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 9,000 होती है। पुरुष में स्वाद कलिकाओं की संख्या 10,000 होती है और महिलाओं में स्वाद कलिकाओं की संख्या 9,000 होती है। तो इससे मतलब यह निकला कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में स्वाद कलिकाएं कम होती है, और साथ ही आपके आगे जाके छोटी आंत की लंबाई पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कम होती है। तो पुरुषों में स्वाद कलिकाएं महिलाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है, या महिलाओं में पुरुषों की तुलना में स्वाद कलिकाएं ज्यादा होती है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो स्वाद कलिकाओं की संख्या कम होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में स्वाद कलिकाओं की संख्या कम होती है। अब इस व्यक्ति के स्वाद के आधार पर जिह्वा के 4 भाग होते हैं, यानी स्वाद के आधार पर जिह्वा 4 भागों में विभाजित होती है। जैसे हमारी ये जिह्वा होती है, इस जिह्वा का यह कहलाता अग्रभाग, यह कहलाता पार्श्व भाग, और
ये आपका बीचों बीच भाग। इस तरह की जीवा में स्वाद कलिकाओं के आधार पे कुछ भाग बने होते हैं। इस भाग को लिखा जाता है अग्रभाग। क्या लिखा जाता है? अग्रभाग। इसको लिखा जाता है पार्श्व भाग। इस भाग को भी लिखा जाता है पार्श्व भाग। ठीक है, और ये पीछे वाला भाग हो गया, और इसके साथ साथ ये होता है अंतिम भाग। अंतिम भाग। देखो, सबसे पहले अग्रभाग की बात करें। अग्रभाग के अंदर पता चलता है आपके मीठे स्वाद का। मीठे स्वाद का पता जीव के अग्रभाग से पता चलता है। उसके बाद में इधर वाला भाग है, इसको बोलते हैं खट्टा भाग, यानी कि ये खट्टे स्वाद का पता लगाता है पार्श्व भाग। जो बीच वाला भाग बच गया, ये वाला, ये पता करता है नमकीन स्वाद का। और बीचों बीच के अंदर तो आपको पता है ये स्वादहीन होगा, कोई रंग आएगा ही नहीं, कोई स्वाद आएगा ही नहीं। और अंतिम भाग है, ये पता करता कड़वे भाग का, कड़वे स्वाद का। तो जीविया को स्वाद के आधार पे 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें अग्रभाग मीठे स्वाद के लिए होता है, पार्श्व भाग खट्टे स्वाद के लिए होता है, और ये अग्र के पीछे वाला भाग जिसको नमकीन के लिए होता है, और सबसे अंतिम भाग कड़वे स्वाद के लिए होता है, और बीचों बीच में कोई स्वाद नहीं होता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जीविया होती है वो स्वाद के आधार पर 4 भागों में बटा होता है, कड़वा, मीठा, नमकीन और कड़वा, मीठा, नमकीन और खट्टा भाग। ठीक है, अगली बात करें कि हमारे जो कुछ भी हम खाते हैं दांतों से जब पीसा जाता है, उस समय हमारे इस मुंह के अंदर या मुख गुहा के अंदर कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती है। वो लार ग्रंथियां लार का श्रावण करती है। ठीक है, मुख गुहा के अंदर ही अगला भाग आता है लार ग्रंथियां। तो कुछ लार ग्रंथियों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है। अब ये लार ग्रंथियां होती क्या है? लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो लार का श्रावण करती है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, या संख्या प्रमाण बोले जो तो 6 होती है। सबसे पहली बात करें तो नंबर 1 पेरोडिट ग्रंथि। पेरोडिट ग्रंथि या पेरोडिट लाल ग्रंथि। ठीक है, ये जो पेरोडिट लाल ग्रंथि होती है हमारे कान के नीचे होती है, कान के नीचे होती है। इसको सबसे बाहरी ग्रंथि कहते हैं, सबसे बाहरी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सभी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। और संख्यात्मक 2 कान होंगे, दोनों कानों के नीचे 1-1 होगी, यानी 1 जोड़ी में। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है अधोजंब। ये हमारे जबड़े होते हैं, ऊपर जबड़े, ऊपरी जबड़े से नीचे और नीचे वाले से ऊपर, यानी जबड़े के पास, यानी जबड़े में ग्रंथि होती है, इसलिए इसका नाम अधोजंब है। और ये मध्य वाली या बीच वाली ग्रंथि है। तीसरी अगर बात करें तो इसको लिखा जाता है अधोजीव्या। क्या बोला जाता है इसको? अधोजीव्या। यह आपके जीव्या के पास में स्थित होती है। ठीक है, और यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है अधोजीव्या, सबसे बड़ी होती है पेरोडिट ग्रंथि जो कान के नीचे होती है। ठीक है, अब ये ग्रंथियां जैसे भोजन का पाचन करते हैं, लार का श्रावण करते हैं, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, एक का नाम टाइलिन रहेगा, दूसरे का नाम लाइसोजाइम रहेगा। तो आगे बात करते हैं कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं। तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन, तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के अंदर एंजाइम कौन से हैं? एंजाइम में पहला एंजाइम आता है टाइलिन।
टाइलिन एंजाइम। देखो हार्मोन केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों में होते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम स्रावित होते हैं और एंजाइम भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं। तो यहां पे टाइलिन एंजाइम है। यह टाइलिन एंजाइम जो होता है, यह टाइलिन एंजाइम जब हम स्टार्च या मंड को खाते हैं उसको माल्टोज में बदल देता है। यानी टाइलिन एंजाइम स्टार्च को मंड भी बोला जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। दूसरा पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है, ये भोजन में जब हम कोई ऐसा सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु को हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। यानी उसको जीवाणु को नष्ट करने का इसमें गुण पाया जाता है, जिसे या जिसके कारण इसको रोगाणु नाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगाणु नाशक। किसको कहा जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम को। यह लाइसोजाइम एंजाइम होता है, यह लार ग्रंथियों में तो पाया ही जाता है। यह लार ग्रंथियों के साथ साथ हमारी त्वचा में भी और हमारे जो नेत्र होते हैं इनमें मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अब देखो लार ग्रंथियों से जब लार का स्रावण होगा, ये लार का श्रावण होता है, इसमें 99% तो जल होता है। यानी कि लार के अंदर 99% तो होता है जल, बच गया 1%, ये 1% इसमें होता है लवण। तो लार ग्रंथियों में लार उत्पन्न होती है और लार में 99% जल होता है, 1% आपका क्या होता है? लवण होता है। अगली बात, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। कितना लीटर? 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। और लार का सामान्य पीएच मान की अगर बात करें, लार का पीएच मान, देखो लार का पीएच मान तो एग्जिट तो 6.8 है, लेकिन ऑप्शन में कई बार ये नहीं आता, तो 6.5 से लेकर यानी 6.5 से लेकर 7.5 तक आंसर सही होगा। 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। अब देखो यहां से जो हमने भोजन खाया, वो शुरू में भोजन का निवाला ग्रहण किया था। वो भोजन का निवाला हमने दांतों के नीचे पीसा, चबाया, काटा या चीरना फाड़ने का काम संपन्न हुआ। जीविया ने उसको स्वाद बताया, उसके बाद में लार ग्रंथियों ने उसमें लार को मिलाया। अब जो भोजन है वो भोजन का निवाला बोलस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? बोलस। तो वो निवाला अब किस नाम से जाना जाएगा? बोलस। तो बोलस क्या है? मुख्य गुहा के अंदर वो लसलसा पदार्थ, ठीक है, जो हम आहार नाली में आगे बढ़ता है, वो भाग क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये बोलस ही मुख्य गुहा से ही आहार नाली में ग्रसनी के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। तो देखो हमारा ये मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा से यह ग्रसनी हो जाती है, ग्रसनी आमाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। तो हमारे मुख्य गुहा जीविया के पास में यहां एक भाग होता है जिसको यवला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यवला कहा जाता है। तो यवला क्या चीज है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोबारा एक बार देखो, लार ग्रंथियां एक व्यक्ति के अंदर 6 होती है, यानी 3 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पेरोडिट होता है और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम अधोजीविया होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कानों के नीचे पाई जाती है और सबसे छोटी ग्रंथि जीविया के पास में स्थित होती है। लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना होता है, उसके अंदर रस मिलाना होता है, लार मिलाना होता है। और लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है। एक का नाम टाइलिन है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम है। ये लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के माध्यम से या भोजन के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अगली बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम हमारे लार के साथ साथ नेत्रों में पाया जाता है, नेत्रों के साथ साथ त्वचा में पाया जाता है। लार में 99% जल होता है और 1% लवण होता है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लार की मात्रा लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर तक होती है, लेकिन औसतन 1.5 लीटर सही रहेगा। उसके बाद में पीएच मान 6.8 होता है। कभी एग्जाम ये नहीं दे तो 6.5 से 7.5 के बीच में रख सकते हैं।
अगली बात करते हैं भोजन का वह लसलसा पदार्थ जो मुख्य गुहा से आहार नाल में ग्रसनी के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है, उसे बोलस कहते हैं। अब बोलस को आगे धकेलना का काम यवला का होता है, तो यवला की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यवला क्या चीज है। यवला मुख्य गुहा के अंदर जो बोलस होता है, लसलसा पदार्थ, जिसका मुंह के अंदर लसलसा पदार्थ, रस मिल गया, लार मिल गया, भोजन का उसमें दांतों से कटिंग हो गई यानी कट गया, उसके बाद में उस भोजन के भाग को आगे धकेलने का काम यवला का होता है। ये यवला हमारे मुंह के अंदर ऊपर वाले भाग के अंदर एक मांसपेशियों का बना छोटा सा अंग होता है। जब किसी व्यक्ति की नींद आ जाती है तो सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है, और यवला का आकार बढ़ जाने की वजह से व्यक्ति जब सांस लेता है उस समय यवला ऊपर के कठोर तालू से टकराता है, और कठोर तालू से टकराने से एक ध्वनि का उत्पन्न होता है, और वो ध्वनि खराटे कहलाती है। क्या कहलाती है? खराटे कहलाती है। तो खराटों का निर्माण किसकी वजह से होता है? यवला की वजह से। यवला क्या है? एक मांसपेशियों का अंग जो हमारी जीव्या से जुड़ा होता है। देखो हमारी जीव्या का एक भाग स्वतंत्र अवस्था में होता है, जबकि दूसरा भाग होरी रस्सी से जुड़ा होता है, और उसी के साथ ऊपर वाले भाग में तालु भाग के अंदर यवला स्थित होता है। यवला में सूजन आ जाने से सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो यवला वाला भाग कठोर तालु से टकराता है, जिसकी वजह से खराटों का उत्पन्न करते हैं या खराटे कहा जाता है। अब देखो एक शब्द आता है कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन क्या होता है? कर्मा कुंचन, जब व्यक्ति खाना खाता है वो अब तक बोलस बन गया, उस बोलस को ग्रसनी से आमाशय तक ले जाने की जो क्रिया कहलाती है वो कर्मा कुंचन कहलाती है। आहार नाल के अंदर भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है या जो गति होती है उसको कर्मा कुंचन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हमने भोजन के इस बोलस वाले भाग को कहां, कैसे, किस के माध्यम से हम आमाशय तक छोड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे अगले वाली बात आती है, तो इसमें आता है ग्रसनी। ग्रसनी आता है, ग्रसनी। तो देखो आपको जैसा पता है कि ग्रसनी एक बेलनाकार नलिका होती है। ग्रसनी कैसी होती है? बेलनाकार नलिका होती है, और ये बेलनाकार जो नलिका होती है जो हमारे आमाशय से जुड़ी हुई होती है। ग्रसनी की जो आकारीय संरचना एक कीप के समान होती है, यानी कीप आकार में इस तरह की संरचना बड़ी होती, कीप आकार की संरचना होती है, जो ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले नासिका ग्रसनी, नंबर 2 कंठ ग्रसनी, नंबर अगला मुख ग्रसनी। क्या होती है? मुख ग्रसनी। यानी ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है।